ड्रॉ करके दिखाया नहीं मेरे को, फटाफट दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो या फिर ओके सो वंश ने दिखा। ओके वंश का आज डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, वेरी गुड। ओके डन है देवांश, शांका भी डन है, सांची थोड़ा और ऊपर, ओके डन है, चलो ठीक है। ओके अब ध्यान से सुनेंगे, हम बात करेंगे कैटेगरीज की, ठीक है। तो देखो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, सुनो। अगर कोई इंसान, मैं एक एक शब्द बोलूंगी, आपके पास पकड़ना है, कैच करना है। अगर कोई इंसान का मार्केट में शेयर भी अच्छा खासा है और मार्केट भी ग्रोइंग है, तो यानी कि इसके तो सब बल्ले बल्ले हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि सबसे हाईएस्ट शेयर भी वो ले रहा है और साथ में मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो वो एक ऐसे मार्केट में जो एक ग्रोइंग मार्केट है और शेयर उसका आज इतना है कि वो सबसे बड़ा मार्केट में प्लेयर है, तो वो क्या है, हमेशा एक स्टार कैटेगरी इंसान है। क्या इतनी बात समझ आई? ओके अब ध्यान से मेरी बात सुनना। उसके ऑपोजिट में बात करते हैं डॉग्स की। डॉग्स क्या नहीं कि ऐसा इंसान जिसका मार्केट में शेयर भी कम है, ठीक है, और मार्केट भी कैसा, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, मार्केट भी कैसा, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो बताओ ऐसा इंसान क्या है? ऐसा इंसान क्या करेगा? ऐसा इंसान सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों दुखी है बताओ? क्योंकि वो एक ऐसे मार्केट में जो कि क्या है, लो ग्रोइंग मार्केट है, इस पे ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए दुखी है। तो हमने इस इंसान से पूछा, हालांकि तुम्हें भी कुत्ता दिख रहा है, दोनों ध्यान से, हमने इससे पूछा भैया दुखी क्यों है? तो उसने बोला कि मेरी यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, एक बात बता, अगर तेरा ग्रोथ रेट कम है तो मुझे अपना मार्केट शेयर बता, तेरा मार्केट शेयर कितना है? तो उसने बोला कि मेरा तो मार्केट शेयर भी कम है। मैंने कहा अच्छा, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है जब मार्केट में ग्रोथ भी नहीं है और तेरा शेयर भी कम है, राइट? तो तू उस शेयर को निकाल और कहीं और डाल दे पैसा, तो अच्छी बात है। अगर तेरा शेयर ज्यादा होता तो मैं शायद क्वेश्चन करती दूसरा, बट तेरा शेयर क्या है, कम है। तो वंश क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो तो आपको पैसा वहां से निकाल के किसी और बिजनेस पे लगा देना चाहिए, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस हो, जो कि कैसा बिजनेस हो, ग्रोइंग बिजनेस हो। इज दैट क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं अबाउट द कॉलम्स बी एंड सी, यानी कि सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 के अंदर आप देख रहे हो एक चीज, व्हाट इज दैट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड द ग्रोथ रेट। एक में ग्रोथ रेट हाई है तो शेयर कम है, और एक में शेयर ज्यादा है तो ग्रोथ रेट कम है। क्या इतनी बात है? बोलो हाँ कि ना। अब ध्यान से मेरी बात सोचना, क्वेश्चन मार्क के बारे में बात करते हैं। सोचो मार्केट बढ़ रही है, सांची मार्केट बढ़ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी पैसे इन्वेस्ट करके मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहिए? तो भैया काहे नहीं बढ़ा रहे? तो क्वेश्चन मार्क इसका नाम इस तरह रखा गया कि भैया तुम अपना शेयर काहे नहीं बढ़ा रहे। और सोचो अगर कोई मार्केट ग्रोइंग है तो हमेशा कहते हैं ना ग्रोइंग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम जो है और बड़े प्लेयर बने। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे इंडस्ट्री में फॉल करती है जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट वो इंडस्ट्री जो है अपना शेयर कम रखती है, तो भैया हम क्वेश्चन मार्क करते तेरे उस पर, तेरे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि भैया तू क्यों खड़ा है इस कैटेगरी में, फटाक से अपना मार्केट शेयर कर और क्वेश्चन मार्क से स्टार कैटेगरी में आ जा। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? डोंट यू थिंक कि आप यही सेम सवाल मुझसे भी पूछते होगे कि मैम इतना अच्छा तो मार्केट चल रहा है, आप तो ग्रो कर सकते हो, आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना शेयर क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ चिंता मत करो, जब जीवन में कोई साथी आएगा तो हम भी स्टार कैटेगरी बन जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, अब बात करते हैं कॉलम नंबर 3 की। यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा मार्केट शेयर क्या है? ज्यादा। हमारा मार्केट शेयर क्या है बेटा? ज्यादा। और मार्केट कैसा है? डिक्लाइनिंग। मार्केट कैसा है? डिक्लाइनिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुना ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास में कोई ऐसा इंसान है, हमारे पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये हमारे हाथ से निकलने वाली है, तो आपको लगता कि आप उस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज करोगे, निचोड़ोगे, खत्म कर दोगे, हाँ कि ना? जैसे कि जब लड़की की शादी होती है तो उसे पता है कि ये जाने वाली है, सारा काम कराते हैं उसे घर का, ताकि ना उसे निचोड़ दे पूरा अच्छी तरीके से। बोलो हाँ कि ना? एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं, है ना? तो सिमिलरली हम ये कह रहे हैं कैश काउ में दूध निकलता है ना, काउ से दूध निकलता है, राइट?
तो ये क्या कहता है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है बट मार्केट डिक्लाइनिंग है, तो आप क्या करो, जितना दूध आप निकाल सकते हो ना, आप उतना दूध निकालो और उससे बेच बेच के जो है बेसिकली पैसा कमा के खत्म करो। इज दैट क्लियर? क्या बोला? जितना दूध निकाल सको, जितना एक्सट्रैक्शन कर सको उतना एक्सट्रैक्ट करो और उसको फिर खत्म कर दो। इज दैट क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके हाथ में क्या है? मार्केट शेयर है या मार्केट ग्रोथ है? मार्केट शेयर है ना। इसीलिए जब हमने क्वेश्चन मार्क की बात करी तो उससे क्या कहा? अपना शेयर बढ़ा, अपना शेयर बढ़ा, अपना शेयर बढ़ा, क्योंकि वो उसके अपने हाथ में था। जब हमने यहाँ बात करी कैश काउ की तो हमने क्या कहा? भैया तो मार्केट को डिक्लाइनिंग से इंक्रीज को नहीं कर सकता। कर सकता है वंश? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि जितना हमारा मार्केट शेयर है उतना तू उसका रिटर्न ले ले, उतना तू उसका रिटर्न ले ले। बात समझ आई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं कैश का उस कैटेगरी में आती हूँ तो क्या मुझे और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पता ही नहीं करना चाहिए। क्यों? मार्केट तो डिक्लाइनिंग है, हम तो ऑलरेडी बड़ा शेयर लेके बैठे हैं, ऊपर से मार्केट कैसा है दीपांश? डिक्लाइनिंग है। तो बताओ, डिक्लाइनिंग मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं करते ना। जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके बस बेसिकली क्या करते हैं, जितना रिटर्न उससे कमा सकते हैं उतना रिटर्न कमाते हैं। एक प्रॉपर्टी बिल्कुल डंगर हालत में है, उसको किराए पर चढ़ा देते हैं कि किराएदार आएगा, किराया देता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक ये घर चल सकता है तब तक हमारा किराया आता रहेगा। बिल्कुल डंगर प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा करते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या अगर आप कैश, पहली बात तो वो सिचुएशन देगा, फिर आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो, ठीक है? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि कैश काउज में हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट से ऑलरेडी बहुत हाई होता है और यहाँ पे मार्केट इंडस्ट्री क्या करती है? डिक्लाइन करती है। तो अच्छी बात नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। इज दैट क्लियर? और बल्कि हम ये कहते हैं कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है उससे आप अपना रिटर्न जितना मैक्सिमम कमा सकते हैं निचोड़ ले अच्छी तरीके से, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द BCG मैट्रिक्स। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? फ्लो टूट गया मेरे बच्चों? फ्लो टूट गया? थोड़ा सा फ्लो टूट गया है ना। हम एक्चुअली मेरे से मेरी स्टूडेंट मिलने के लिए आई थी, शी वाज नॉट फीलिंग वेल, तो शी केम हियर, शी वाज नॉट फीलिंग वेल, तो शी वांटेड टू मीट मी। तो मैं सुबह मीडिया थोड़ा सा चाहती थी कि बेटर फील कराऊं और दैट्स द ओनली थिंग। मेरे को ऐसा होता है कि बच्चे वैसे मिलने के लिए आते हैं, कुछ करते हैं तो अच्छा ही लगे। चलो आगे चले। कौन सा मैट्रिक्स कर लिया हमने? BCG। टोटल कितने मैट्रिक्स है? 4। कितने कर लिया अपन ने? 3। अदनान, तीनों के नाम बताओ। तो BCG मैट्रिक्स कर लिया, एक वो एंसॉफ का कर लिया, आइगोर एंसॉफ का। अरे वाह, आइगोर एंसॉफ, तुमने तो नाम भी बता दिया। मैम टाइगर श्रॉफ है ना, वो उसका भाई लगता है ऐसा लगा। तो वही प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स और एक नाम है छोटा काम बड़े। हाँ वो आर्थर द लिटल। अरे वाह, हैप्पी, हाय हाय, खुश हो गई यार मैं तो आज। बच्चों के मुंह से सुन के ना हाय दिल अच्छा जाता है मेरा। मैम आपने भी तो पढ़ाया ना इसलिए ऐसा। चलो, अरे वाह, दिल खुश कर दिया जन्नान, क्या बात है। चलो ओके, लास्ट मैट्रिक्स करते हैं। लास्ट मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा? GE मॉडल। जी का नाम क्या है पूरा? जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, ठीक है। अब अदनान एक बात बता, तू ड्राइविंग करता है यानी कि स्कूटी, बाइक, गाड़ी कुछ चलाता है? पता मैं तो बंदी घुमाता हूँ। कैसी बात कर दिया आपने? मैम आई कैन ड्राइव। यू कैन ड्राइव? ओके, थैंक गॉड इसने ये नहीं बोला आई कैन ड्राइव क्रेजी। उसका अलग ही दिमाग है, उसका अलग ही मीनिंग चला रहा था। चलो, तो जब GE मॉडल है ना बेटा, GE मॉडल is also known as स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल। यानी कि जब आप ड्राइविंग करते हो ना तो वो रेड लाइट नहीं देखते जिसमें रुकने के लिए कहा जाता है बट आप फिर भी रुकते नहीं हो, है ना। उसी मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगी। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। ध्यान से 2 मिनट मेरे लिए। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? कहाँ गया मॉडल? ये रहा, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात,
This is a 3x3 matrix. This is a 3x3 matrix. Unlike others. अभी तक हमने हमेशा क्या पढ़े? 2x2 मैट्रिक्स पढ़े. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से. आपने अभी अभी क्या पढ़ा? BCG मैट्रिक्स. वंश बताओ, BCG मैट्रिक्स में y एक्सिस पे क्या था? मार्केट शेयर, ग्रोथ, y एक्सिस, सॉरी, मार्केट ग्रोथ. हाँ, ग्रोथ यानी कि ग्रोथ अच्छी है कि नहीं है? ग्रोथ अच्छी है कि नहीं है ना? ये तो था. यानी कि अगर ग्रोथ अच्छी है तो क्या मैं कह सकती कि मार्केट अट्रैक्टिव है? अगर ग्रोथ अच्छी नहीं है तो मैं कह सकती मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है. बोलो हाँ कि ना? तो देखो यहाँ पर भी y एक्सिस को वही रखा गया, बस नाम चेंज कर दिया. मार्केट ग्रोथ की जगह क्या बोला? मार्केट अट्रैक्टिवनेस. और क्या किया कि थोड़ा तो कॉपी लगता ना बीसीजी का, तो उसने पता क्या किया? जैसे हम चाय के लिए फ्लेम होते हैं ना, हाई मीडियम लो, कहता मैं भी ऐसे करूंगा, हाई लो नहीं, बीच में मीडियम में घुसा दिया इन्होंने. अलग करना था ना इसको. इतनी बात समझ आई? अच्छा अब बताओ शशांक, एक्स एक्सिस पे क्या था? मार्केट ग्रोथ था ना, मार्केट शेयर था. मार्केट शेयर था. हाँ, टीवी के मार्केट शेयर था. हाँ, मार्केट शेयर. मार्केट शेयर क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री में हमारा कितना परसेंटेज है, राइट? अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी सेम चीज लिखी गई है? बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ यानी कि आप कितने स्ट्रेंदी हैं इन द इंडस्ट्री. आप कितने स्ट्रेंदी हैं इन द इंडस्ट्री, यानी कि आपका जो डिवीजन है, आपका जो बिजनेस है, उसका कितना शेयर है इन द मार्केट. जितना ज्यादा शेयर उतने ज्यादा आप स्ट्रेंदी. बोलो हाँ कि ना? यस और नो? रिलायंस जो है शेयर तो कैप्चर कर रहा है, उसका एरिया तो बढ़ रहा है, तो ही इज बिकमिंग स्ट्रेंदी, इजंट इट? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के डिनोट करता है, आपका डिनोट करता है मार्केट शेयर. तो ले दे के डोंट यू थिंक जो आपने अभी बीसीजी पढ़ा ये उसी की तरह है? यस और नो? और आपको पता है, आपकी नोट्स में देख लो, आप अपने यहाँ मेरे नोट्स में देख लो, ये देखो पहली लाइन क्या है? वंस रीड द फर्स्ट लाइन. This model is similar to BCG growth matrix. बताओ, ये इसने लिखा है यहाँ पर. क्या इतनी बात समझ आ पा रही है? बोलो हाँ कि ना? उसके बाद आगे पढ़ो वंश, पूरा पैराग्राफ पढ़ो. However, there are differences. Firstly, market attractiveness replaces market growth rate. Secondly, competitive strength, business unit strength replaces market share. इजी सिंपल. कितना आसान था ना? जो भी पढ़ाया वही इसमें लिखा है ना? यस और नो? आसान हो गया इतना? चलो, तो अभी तो मैंने आपको बताया एक्स और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कॉपी कैट हो जाता. अगर ये क्या करता, अगर ये हाई मीडियम लो ना करके सिर्फ हाई और लो कर देता तो कॉपी कैट प्रोडक्ट बन जाता है ना? इसलिए क्या किया इसने? हाई मीडियम लो कर दिया. याद रहेगा? चलो अब आगे सुनो ध्यान से मेरी बात. यहाँ पर हमारे पास भी बेटा जी, अगर मैं बीसीजी से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हमारे को 9 सेल्स देखने को मिलते हैं, है ना? 9 सेल्स हैं. अच्छा एक बात मुझे बताओ, वहां पर 4 सेल थे तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या 9 सेल होंगे तो क्या 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा. क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या किया? इसको बाइफरकेट कर दिया. किससे बाइफरकेट कर दिया? हमने इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया. हमने कहा वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3. रेड लाइट जो आप देखते हो जो सड़कों पे होती है, हम उसके बाइफरकेशन करेंगे. रेड. अदनान, सेकंड लाइट कौन सी होती है? येलो. अरे वाह. और तीसरी? ग्रीन. वेरी गुड. हालांकि सारी ग्रीन होती है मैम. हाँ देखा, मैं कह रही थी अगर लड़का ड्राइव कर रहा है उसके लिए सारी ग्रीन ही है, और लड़की ड्राइव कर रही है उसके लिए सारी जो है रेड और येलो है, वो इतनी धीरे चलती है. चलो ओके, तो क्या हुआ? हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. और अब रेड कौन सा होगा, येलो कौन सा होगा, ग्रीन कौन सा होगा, पहले इसके बारे में समझते हैं. रेड कौन सा होगा, येलो कौन सा, ग्रीन कौन सा होगा, देखेंगे. जितना मैं येलो कर रही हूँ, देखो ये है येलो. मार्क करो, चलो अपने में मार्क करो. दिस इज येलो. यहां पे थोड़ा ऊपर की तरफ उल्टा है. दिस इज ग्रीन. दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड. यानी कि इट इज जस्ट लाइक दिस, कि बीच का जितना पार्ट है डायगोनल वो क्या है? येलो. ऊपर का ग्रीन है और नीचे का क्या है? रेड.
ठीक है, अब जैसे ही आपको रेड येलो ग्रीन समझ में आया, रेड सेज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ग्रीन सेज गो गो गो, है ना। अदनान को तो बचपन की प्राइमरी की पोयम याद आ रही है ना अदनान। रेड सेज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ग्रीन सेज गो गो गो, कहती कि नहीं कहती है? ओके, तो यहाँ पर भी यही मीनिंग है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लास्ट कैटेगरी सुना रही हो, समझा रही हो। अगर आपके बिजनेस में मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी नहीं है, यानी कि आप लो मार्केट में हो और आपका शेयर भी नहीं है, तो बताओ क्या करना चाहिए? मार्केट से निकल जाना चाहिए ना। तो क्या बना? डाइवेस्ट। ठीक है। ऑन द कंट्ररी वंश, आपका शेयर भी हाई है, मार्केट भी अट्रैक्टिव है, तो बताओ क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट और ग्रो करो। पैंटेट चिपकाओ सब जगह अपने फर्राटेदार। बोलो हाँ कि ना। बात समझ आई? तो अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में ना आपको 9 के 9 सेल्स एक्सप्लेन करने नहीं आएंगे। वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा एक्सप्लेन रेड येलो ग्रीन। तो मैंने अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नोट्स आपके पास है, नोट्स पे से कर लीजिए, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो स्टडी मैट से कर लीजिए। रेड सेज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी डू नॉट डू इन्वेस्टमेंट्स। ग्रीन सेज डू इन्वेस्टमेंट्स, एंड येलो सेज जो आपके पास है उसको होल्ड करके रखो, ना तो जाना है ना तो कुछ भी करना है। बात समझ आई? जितना है उतना होल्ड करके रखो। ओके, क्लियर हो गया? इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। ये एग्जाम में आ सकता है, जनरल अट्रैक्टर मॉडल, और आपने वहां पे कलर्स का यूज नहीं करना, बस लिख देना है रेड रेड रेड, येलो येलो येलो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यू कैन ऑल्सो रेफर टू स्टडी मटेरियल। दिस इज द ऑल पॉइंट। ग्रीन वाला ये रहा, येलो वाला ये रहा, रेड वाला ये रहा। 1 मिनट दे रही हूँ, उसको स्क्रीन से रीड करके खत्म करो। हाँ जी, डन, इजी सिंपल। चलो अब वापस चलते हैं, सोचते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में 5 पार्ट थे। डन विद द 5th पार्ट, डन विद द 4th पार्ट, डन विद द 3rd पार्ट, एंड डन विद द 2nd पार्ट। वी आर ओनली लेफ्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट में टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वो ना इंडस्ट्री की एनालिसिस करेगा, ठीक है, और एनालिसिस करके ना वंश ये बताएगा कि मार्केट अट्रैक्टिव कब होती है और मार्केट अट्रैक्टिव कब नहीं होती है। दिस इज द होल एजेंडा। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एनालाइज करना पड़े सांची कि मार्केट अट्रैक्टिव है कि मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है, तो कोई मेथड तो होगा। जैसे हम कहते हैं कि बताओ इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी अच्छी है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो एनालाइज करने के मेथड्स है ना। हम शेयर प्राइस देखते हैं, कुछ ईपीएस देखते हैं, मार्केट देखते हैं, मार्केट वैल्यू कितना है। सिमिलरली कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या एनालाइज करते हैं? मार्केट का अट्रैक्टिवनेस, क्या मार्केट अट्रैक्टिव है या अट्रैक्टिव नहीं है, और क्या हमें करना चाहिए फिर। ओके, चलो शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। How many methods are there? 7. Very good. There are total seven methods. Exclusively इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, how many methods are there? इसीलिए इसका एक निमोनिक भी दे रखा है मैंने, key minded। इसका क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आ सकता है, what are the methods of industrial analysis?
ये आ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ये सातों के सातों पॉइंट। इसका निमोनिक है ये रहा। ओके, चलिए अब एक एक करके बात करेंगे, निमोनिक के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है KSF। वो कहता है इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कुछ KSF होने चाहिए। KSF यानी कि अगर आपको सक्सेस करना है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए जिनसे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं इसको रखती हूँ डी कैटेगरी के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन अब सेपरेटली नहीं आएगा। ओके, मेजर बात क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा बच्चा मुझसे ESSM ना पढ़ के किसी और से ESSM पढ़ रहा है तो क्या मुझे एनालाइज नहीं करना चाहिए कि वो बंदा जो है जिसके पास वो बच्चा गया उसके अंदर ऐसा क्या है, या उसके ब्रांड के अंदर ऐसा क्या है, कस्टमर उसके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ कि ना? राइट। तो यानी कि वी एनालाइज व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। उनकी ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा सेलर बन पा रहा है जबकि मैं नहीं बन पा रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं सक्सेस फैक्टर्स का। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। की से आया की सक्सेस फैक्टर्स। आगे चलते हैं की माइंडेड यानी कि M से आया मार्केट पोजीशन आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हम मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। हमारी पोजीशन या तो वंश स्ट्रॉन्ग हो सकती है या तो वीक हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि हम जो है मेन प्लेयर हैं और वीक पोजीशन का मतलब है कि हम मेन प्लेयर नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इसको वीक और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक कोई स्टेप है। इस स्टेप को इवन ये भी कहते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, जो कि आपको बताता है कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं या एक वीक पोजीशन में हैं। सांची ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? देखो क्या करेंगे अपन, मैं ना आपको गाड़ी की इंडस्ट्री के बारे में बताती हूँ। मैंने डायग्राम बना के रखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने कहा हम ना कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा प्राइस और दूसरा फैक्टर मैंने बोला कंफर्ट। ठीक है, चलो ठीक है, ले लिया मैंने, प्राइस ले लिया, कंफर्ट ले लिया। मैंने प्राइस को दिखाया एक्स एक्सिस पे, कंफर्ट को दिखाया वाई एक्सिस पे। अब कुछ गाड़ियों के नाम लेते हैं, जैसे कि मालूम मारुति है, प्राइस क्या है उसका, कम है, कंफर्ट भी क्या है, कम है। यहाँ पे लाई करा, ये हो गया मारुति। उसके बाद हुंडई के बारे में बताओ। हीरो होंडा के बारे में बताओ। होंडा कैसी है? प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट कंफर्ट भी थोड़ा ज्यादा है, बोलो हाँ कि ना? BMW के बारे में बात करते हैं। और वो क्या आती है? थार किस पे आती है? ये भी BMW के आसपास ही आएगी। प्राइस ज्यादा है, कंफर्ट कम है उसका। है, बड़ा एक्सपीरियंस है भैया बंदी को। प्राइस ज्यादा, कंफर्ट कम। तो अब देखो मैंने 4 तरीके की ली, ठीक है? अब मान लो मैं एक और कोई लेती हूँ, मान लो मैं लेती हूँ सेंट्रो, वो भी मारुति की कैटेगरी की आती है, सेम ही है। तो क्या करते हैं ना हम वंश, जो लोग सेम कैटेगरी के होते हैं ना उनका ग्रुप बना देते हैं, ऐसे करके ग्रुप बन जाएगा, उनका ग्रुप बन जाएगा। ये सारे क्या है? ये ग्रुप है, इनको मैं ग्रुप में डाल दिया, सारे क्या है? ग्रुप। तो क्या किया हमने, देखो अपनी पोजीशन को वीक और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं अपने आप को एक एक कैंडिडेट के साथ में, एक एक ब्रांड के साथ में कंपेयर करना चालू कर दूंगी तो रात हो जाएगी, इतने सारे ब्रांड्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप कर दिया, जो ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं उनको ग्रुप कर दिया, लेकिन जिसकी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है और सेम कंफर्ट देता है उसको एक ग्रुप में डाल दिया। बात समझ आई? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब देखो ध्यान से बताओ, सबसे बड़ा सर्कल किसका है? इसका है, इस कैटेगरी का है। यानी कि अगर आप इस एक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये जो सबसे बड़ा है ये वाला कैटेगरी है ना, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इसका मतलब आप एक बड़े सर्कल में फॉलो करते हैं, यानी कि आप एक बड़े प्लेयर हैं।
और अगर आप नहीं फॉल करते तो आप एक वीक पोजीशन पर हैं, यानी कि आपके आने और जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सर्कल जितना बड़ा उतना ज्यादा आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग। इजी, सिंपल। ओके, अब आपको गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज ये है कि इसके ऊपर फुल फ्लेज सेपरेट क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। ओके, हैप्पी? ऋतिक के सर में दर्द हो रहा है, ऋतिक सर में दर्द हो रहा है। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री प्रॉफिट आउटलुक। उसको अभी छोड़ दो, उसको अभी होल्ड पे रखो। नेक्स्ट इज नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। क्या आपको चैप्टर नंबर 5 याद है? पोर्टर्स का फोर्सेस मॉडल, 5 फोर्स मॉडल याद है? क्या उसने कंपटीशन का एनालिसिस किया था? राइवलरी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, न्यू एंट्रेंट्स, ये वो वाला पॉइंट है, तो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोमिनेंट? खुद को एक अथॉरिटी पोजीशन में रख, डोमिनेट करना है। तो वो कह रहा है कि बताओ आप इंडस्ट्री के एक हिस्सा हो, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके ऊपर घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं आपके ऊपर? हमने कहा हम अभी बता देते हैं कौन से फीचर्स हैं। निमोनिक ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये निमोनिक है। हमने कहा निमोनिक को एक्सप्लेन कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। हमने कहा हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? कितने हमारे दुश्मन हैं, कितने हमारे बायर हैं, ये मेन फैक्टर है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सीए को छोड़कर एमबीए पढ़ाने के लिए जाऊं, तो आपको नहीं लगता कि मेरा कस्टमर साइज इंक्रीज हो जाएगा? हो जाएगा ना? एमबीए के बच्चे ज्यादा हैं, सीए के बच्चे कम हैं। तो यानी कि बायर यानी कि कस्टमर जो होता है वो डायरेक्टली इन रिलेशन टू सेलर होता है। तो अगर मान लो मैं किसी इंडस्ट्री में हूं, तो मुझे हर बार इस बात का खतरा रहता है, पता नहीं मेरे बायर कितने होंगे, पता नहीं उनका साइज कितना होगा। अब अगर मान लो ICAI न्यू स्कीम लॉन्च कर दे और न्यू स्कीम के तहत फाउंडेशन का रिजल्ट जो है घटा दे, 5% रिजल्ट कर दे, तो क्या मेरे ऊपर खतरा मंडराएगा? तो क्या सीए इंडस्ट्री का ये डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर है कि इसकी वजह से हमारी मेरी कोचिंग इंडस्ट्री इतनी हैम्पर करेगी? यस और नो? सिमिलरली कितने मेरे नंबर ऑफ राइवल्स हैं और उनका साइज कितना है, वो भी मुझे हैम्पर करेगा। अगर ईएसएम पढ़ाने वाली फैकल्टी सिर्फ 2 ही है तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर 2 की जगह 20 है तो मैं उतनी दुखी हूँ। यानी कि नंबर ऑफ बायर्स मुझे इंपैक्ट करता है और नंबर ऑफ राइवल्स भी मुझे इंपैक्ट करता है। जो ही सामान मैं दे रही हूँ वो सामान कोई और दे रहा है तो मुझे इंपैक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। आगे चलते हैं, अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में उसने बोला कि आप मार्केट में ग्रोथ रेट देखो और अपनी पोजीशन देखो। क्या जो आपने अभी बीसीजी मैट्रिक्स में 2 पॉइंट्स पढ़े, क्या ये वही 2 पॉइंट है? तो यानी कि ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर ही तो हुए। ओके, नेक्स्ट, आपका जो लेवल है राइवलरी का वो कैसा है? लोकल लेवल है, रीजनल लेवल है, नेशनल लेवल है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं सी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाती हूँ, मेरा कंपटीशन दिल्ली की ही फैकल्टी के साथ में है या पुणे की फैकल्टी के साथ में भी है? समझ रहे हो, है ना? या फिर इंटरनेशनली भी है? मुझे इस बात से भी फर्क पड़ता है। तो उसने बोला कि आप स्कोप ऑफ राइवलरी देखिए, लोकल है, रीजनल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है। ओके, और लास्ट इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, इसको मार्क कीजिए एमसीक्यू। आप जो सामान बेच रहे हैं और सामने वाले राइवलरी फर्म का जो सामान है वो 3 चीजों पे बेसिस पे आ सकता है। या तो तुम जो बेच रहे हो वो भी वही बेच रहा है, आइडेंटिकल, या फिर तुम जो बेच रहे हो और वो जो बेच रहा है जमीन आसमान का अंतर, या फिर तुम जो बेच रहे हो और वो जो बेच रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर। तो पहला पॉइंट आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। हाईली डिफरेंशिएट यानी कि मेरा प्रोडक्ट तो सबसे अलग है, तो अगर मेरा प्रोडक्ट सबसे अलग होगा तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और अगर किसी और का ऐसा हाल होगा, अगर एक्स के पास कोई ऐसा डिफरेंशिएट पॉइंट है तो मेरे लिए क्या होगा? मंडराने वाला पॉइंट होगा। अच्छा, इसके पास तो पूरी अपनी टीम है,
गॉट इट? तो मेरे लिए पॉइंट टेंशन भरा हो जाएगा। और अगर उसका और मेरा वीकली डिफरेंशिएट यानी कि या तो बंदा वो उससे ईएसएम पढ़ ले या मुझसे पढ़ लो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में कंपटीशन राइज हो जाता है और हर एक इंसान को क्या होती है, टेंशन होती है। तो ये डोमिनेंट फीचर बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो मान लो अगर मेरे साथ बच्चा कहे कि मैम मैं तो उस सब की क्लास ले सकता हूँ, उनका भी क्रैश कोर्स इतना ही मिल रहा है, आपका भी इतना ही मिल रहा है, ठीक है, और डिफरेंस कुछ ज्यादा है नहीं, तो उसे बोलेंगे वीकली डिफरेंस, यानी कि बहुत कम, ना के बराबर। वीक यानी कि ना के बराबर डिफरेंस है। तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसी हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है एमसीक्यू में, या तो आइडेंटिकल, या तो वीकली डिफरेंशिएटेड, या फिर हाईली डिफरेंशिएटेड। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा यानी कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 को, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड मूव्स ऑफ द राइवल्स। ऑब्वियसली बात है, आपने ये भी एनालाइज करना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए कि सामने वाला जो राइवल है ना, उसके एक्सपेक्टेड मूव्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सिंपल है। और लास्ट इज ड्राइविंग फोर्सेस। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए मेरे को। व्हाट आर दी ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्री चेंज। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि अगर मेरी इंडस्ट्री में कुछ चेंज आता है, ऐसा कोई भी चेंज आता है जिससे कि इंडस्ट्री हिल जाए, तो वो कौन कौन से चेंज है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम है ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे। और गन ट्रिगर क्या होता है? गन चलाइए, ट्रिगर पॉइंट होता है, वो क्या होता है? मतलब एक तरीके का जिससे कुछ इवेंट अगर हो जाता है या फिर वेरी गुड। एक्शंस के। अगर मैं बोलूं बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है, तो ये क्या है मेरे लिए? शायद एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? ठीक है, तो बताओ, कोविड आया, इंडस्ट्री में चेंज आया? हमारी इंडस्ट्री ऑनलाइन चली गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, तो क्या इंडस्ट्री में चेंज आया? भूकंप आया। सोचो अगर इंडस्ट्री में से पुणे वाली क्लासेस चली जाए, एल्डाइन चली जाए, तो फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो बात को? या फिर फिजिक्स वाला जैसा इंसान एंट्री कर जाए, यूनिकॉर्न, लो रेट पे सबको दे दे, फर्क पड़ेगा? तो ऐसे को बोलते हैं ट्रिगर्स ऑफ चेंज, जो कि इंडस्ट्री को बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। फिजिक्स वाले ने एंट्री कर तो दिया है, वही तो कह रही हूँ, फर्क पड़ेगा ना, पड़ रहा है जैसे करके। चलो तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। निमोनिक क्या बनाया मैंने इसका? ट्रिगर्स ऑफ चेंज का ट्रिगर इज द निमोनिक। ट्रिगर का दूसरा नाम क्या है? ड्राइविंग फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस। आरटीपी में क्वेश्चन आया ड्राइविंग फोर्स का क्वेश्चन। हाँ, आरटीपी में सेम क्वेश्चन आया ड्राइविंग फोर्स वाला। हाँ तो बस फिर तो और इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। सिर्फ देखो यहाँ पे, चलो ड्राइविंग फोर्स का क्वेश्चन आया है। हाँ बस, तो फिर पक्का इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको। ओके, तो सबसे पहले वंश, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो ड्राइविंग फोर्स है। हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए, पेन ड्राइव रिकॉर्ड करके छोड़ दी हमने, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आया। रेनोवेशन इन दी प्रोडक्ट, देखो आर से 2 पॉइंट है, रेनोवेशन इन दी प्रोडक्ट, रेनोवेशन इन दी मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट में चेंज आए, जैसे कि मान लो अब हम क्या करते थे, हम जो है फेस टू फेस क्लास हमारा एक प्रोडक्ट होता था, बट अब हमारा एक प्रोडक्ट ऑनलाइन क्लास भी है, एक प्रोडक्ट पेन ड्राइव क्लास भी है, यानी कि प्रोडक्ट में चेंज आया। और रेनोवेशन इन मार्केटिंग, अच्छा पहले हम क्या करते थे, मैं आपको बताती हूँ, लक्ष्मी नगर के अंदर ना पोस्टर चिपकते थे, तो हम ना ऑलमोस्ट बताती हूँ, मतलब 10-10, 20-20 हजार रुपए पर डे के हमारे मार्केटिंग में जाते थे पोस्टर चिपकवाने के, बस खाली। और जिसके पोस्टर चिपकते थे ना, बस बच्चा पोस्टर देख के उसी के पास आता था। बट आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे टेलीग्राम जैसे लोग खुल गए, चैनल आ गए हैं, वहां पे लोग अपनी एडवर्टीजमेंट कराते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस आ गए हैं जो कि आपकी मार्केटिंग करते हैं। तो क्या मार्केटिंग में चेंज नहीं आया? इतना बड़ा ड्राइविंग चेंज है। अब आप लगा लो पोस्टर अपने बगल में, दीवारों पे पोस्टर लगा लो, एक बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज अ रेनोवेशन इन दी मार्केटिंग। नेक्स्ट, सबसे बड़ा चेंज आया इंडस्ट्री में इंटरनेट के आने से। उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या आया? ग्लोबलाइजेशन के आने से। नेक्स्ट चेंज क्या आया? ग्रोथ रेट में इंक्रीमेंट होने से। नेक्स्ट चेंज क्या आया?
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मेजर फर्म्स, उनके जाने से और उनके आने से फर्क पड़ता है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. इवन थैंक यू टू शशांक. अगर आरटीपी में है बेटा जी तो उसको कर लीजिए. और ग्रोथ रेट, और जब इसको लिखिएगा ना बेटा तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है आपको पूरा लिखना है. सबसे पहले देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस. These methods are as follows. आप सातों के सातों पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे as per the question the driving forces are as follows. उसके बाद फिर ट्रिगर वाले पॉइंट्स देंगे. ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर शुरू कर दिया, पूरा का पूरा फ्रेमिंग जाना चाहिए आपका. ओके हाँ बोलो वंश. हाँ मैम, ये जो ग्रोथ रेट में चेंजेस, इसका क्या मतलब, लाइक विद इन द फर्म, मतलब वो फर्म की ग्रोथ हो रही है कि बाकी फर्म्स के ग्रोथ? ये सारे फैक्टर, इसमें से कोई भी फैक्टर इंटरनल है क्या? सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. ओके हाँ चलो. सो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट. देखो क्या कहता है इंडस्ट्री प्रॉफिट आउटलुक. ये क्या कहता है कि आपने जितने पॉइंट पढ़े ना वो सारे पॉइंट पढ़ने के बाद में आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका जो, ध्यान से सुनो पैराग्राफ देखो, अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट अबव एवरेज है तो हम बोलेंगे अट्रैक्टिव है. अगर आपको लगता है कि आप जो कमा रहे हो बिलो एवरेज कमा रहे हो सकता है ट्रिगर्स ऑफ चेंज हो गया, हो सकता है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स थे आप उसमें बह गए. तो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉफिट इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, इट इज अनअट्रैक्टिव. और अगर आप कमा सकते हो तो इट इज अट्रैक्टिव. अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, अगेन मार्क करो इम्पोर्टेंट, कि कब अट्रैक्टिव है और कब अनअट्रैक्टिव है. और अगर कब अट्रैक्टिव है और कब अनअट्रैक्टिव है तो उसमें क्या करना चाहिए. अगर मान लो ऋतिक कोई इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है तो क्या हमें उसको और बढ़ाना चाहिए, क्या हम उसमें इन्वेस्ट करें, हाँ कि ना. अगर अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है तो क्या लिखा है, इन्वेस्ट करो, अपनी सेल को एक्सपैंड करो. अब आप मोजा भी बेचो, अब आप टाई भी बेचो, सब एक्सपेंशन करो क्योंकि इंडस्ट्री कैसी है, अट्रैक्टिव है आपके लिए. ओके. और इतना बना दो कि पुश्ते बैठ के खाएं. स्ट्रेंथन योर लॉन्ग टर्म पोजीशन. आई शुड नॉट गिव द नेम, बट आपको पता है इंडस्ट्री में ऐसे टीचर्स हैं, उन्होंने इतना कमा लिया है कुछ टीचर्स ने कि अगर वो चाहे तो आगे वो काम ना भी करें तब भी उनका काम चलता रहेगा. उनके बच्चों की शादी तक आराम से हो जाएंगी, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. तो जब आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लगे तो आप ऐसा काम कर जाओ कि आप अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को स्ट्रेंथन कर जाओ. इज दैट क्लियर? चलो अब देखते हैं शिवम, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है. जब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है तो बताओ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना. आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना. ये कोई बात थोड़ी होती है ना. और आपने अगर एनालिसिस किया है आपको ज्यादा अनअट्रैक्टिव लग रही है तो क्या कर लो, डाइवर्सिफिकेशन कर लो. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कहीं और चले जाओ, किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ. और वो कहता है आपके पास एक ऑप्शन और भी है, वो क्या है, एक्विजिशन का या फिर अमालगमेशन का. छोटी छोटी फर्म है ना, उनको अपने साथ मिला लो, फिर आप एक बड़ा प्लेयर बन सकते हो. शायद आपकी किस्मत चमक जाए. बात समझ आई? तो एक्वायर दी स्मॉलर फर्म्स, ट्राई करो. इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. अट्रैक्टिव कब होती है, जब हम प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं. अनअट्रैक्टिव कब होती है, जब प्रॉफिट से कम कमाते हैं. और अगर अट्रैक्टिव होती तो क्या करना चाहिए, अनअट्रैक्टिव होती तो क्या करना चाहिए. सो दिस इज द मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस. एंड विद दिस वी आर डन with the chapter number 2 of SM, and we are done with the strategic management as a whole. आज सारे बच्चे बहुत ही थके से लग रहे हैं. ऐसा क्यों? होली का हैंगओवर होगा शायद. होली का हैंगओवर होके रखा हुआ है. चढ़ाई थी इतनी. इस बार का आरटीपी काफी बेसिक सा है, बहुत मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है. जैसे एसएम के बेनिफिट्स हैं और प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 1 से हैं, सेकंड चैप्टर से ड्राइविंग फोर्सेस है और एनसॉफ वाला क्वेश्चंस है. हाँ एनसॉफ वाला है. बहुत बेसिक आरटीपी इस बार. हाँ अदनान को टेंशन होगी, ये बंदा आरटीपी लेके बैठ गया, हमसे सिलेबस नहीं मिट रहा. मुझे लग रहा है ये भी देख के बोल रहे हैं आरटीपी का. अदनान याद है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? शशांक इज प्रोएक्टिव इन नेचर, नो, he is having experience. So he is the first mover.
लेकिन चाहिए दोनों मैम, प्रोएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। हाँ सही कह रहा है। मैम इस बार का रिजल्ट कोई एक्सपेक्टेशन है कैसा देंगे, ये ठीक देंगे या कम अच्छा करेंगे? मुझे आईसीएआई का रिजल्ट नहीं पता, मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना पड़ा, मुझे ये पता है मेरे बच्चों को कोई पास होने से रोक नहीं सकता, ऐसी ही तैसी। बस अगर तुमने पढ़ाई करी है, मेरी बातें सुनी है, तो मेरे वाहियत वाले एग्जाम्पल आ ही जाएंगे दिमाग में। अगर वाहियत से एग्जाम्पल आगे तुमने आंसर थे सही मार्क कर दिया तो बस हमें और क्या चाहिए। ओके चलो, तो अब अब यस मैम एक क्लास और कर लो, फिर अभी एक दिन अरे से हो नहीं पाएगा। I have a booking. Tomorrow I'm leaving. Friday, Saturday, Sunday. Already set, done. Oh, no. हाँ पांच मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद करते हैं। बोलो, मुंह तो ऐसा बनाया सबने, दीपांशु का मुंह देखो ऐसा बना हुआ है, बुच्छो नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि बचा कितना पोर्शन है, लेट अस एनालाइज, है ना, फर्स्ट थिंग। सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट बात डील करता है कंपोनेंट से और एक पार्ट डील करता है कंट्रोल से। कितने कंपोनेंट थे हमारे? कितने कंपोनेंट थे हमारे? 5। पहला इंसान, पीपल, दूसरा कौन सा था? हार्डवेयर, तीसरा कौन सा था? सॉफ्टवेयर। डाटा रिसोर्स, वेरी गुड। तो पांचवा कौन सा था? कम्युनिकेशन नेटवर्क। वेरी गुड। तो कौन सा हमने कर लिए थे? पीपल खत्म, सॉफ्टवेयर खत्म, नेटवर्क खत्म। क्या बचा था हमारे पास? हार्डवेयर और डेटा रिसोर्सेज। डेटा रिसोर्सेज। ओके चलिए एक काम करते हैं, अगर आप लोग इस बात पे सहमति रखते हैं तो मैं आपको पार्ट 1 पूरा करा देती हूँ आज, ठीक है? जस्ट 2 कंपोनेंट तो बच रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद में जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है ना, मैं आपको जो कंट्रोल्स है उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके या कुछ भी करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? बट द नेक्स्ट वीक। और क्योंकि बच्चे कंट्रोल्स करके जाते भी नहीं है, पार्ट बी करके जाते भी नहीं है, आप फर्स्ट स्टेप पार्ट करके जाते हो, बट जो पार्ट बी में मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो सारा पार्ट मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है? या फिर अगर मैं किसी और बैच में पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको वहां बुला लूंगी और फिर मैं आपको वहां कवर करा दूंगी, ठीक है? पार्ट बी को ऐसे कर लेते हैं और पार्ट ए को मैं आप भी करा देती हूँ। 2 कंपोनेंट बच रहे हैं बस, बोलो इतना ठीक लगता है? ठीक है, डन है एवरीवन? ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास। चलो ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक दो, ये शुरू करें। खत्म करते हैं। हाँ ब्रेक दे दीजिए मैम। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। एग्जैक्ट 9 we're gonna start and it will take approximately 30 minutes to cover both the components. So 9:30 it will be over exact. Okay?
आ जाओ बच्चों पार्टी। Okay, so we have 5 components. The first is people, हो गया. Second is hardware and software, जिसमें कि software हो चुका है और hardware बाकी है. Then उसके बाद में आता है हमारे पास में data resources, network communication and मैंने क्या छोड़ दिया, 3 तो हो गए 500 के 500. So यहाँ पर हम हार्डवेयर की बात करने वाले हैं. बहुत ही आसान है, देखेंगे बोर्ड पर. सबसे पहले श्रद्धा देखो, हार्डवेयर यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस. बोलो हाँ कि ना. और सच्ची एक बात बताओ, क्या प्रोसेस करने के लिए मेमोरी नहीं लगती होगी? लगती होगी ना. प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी लगती होगी ना. तो दैट इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. कहती बात समझ आई? यानी कि द मेमोरी विच इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर द डेटा व्हाइल प्रोसेसिंग इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की. बताइए फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? ये मत बोलो जिससे हम इनपुट देते हैं, मतलब मुझे बहुत भी भैयात लगेगा ये. हाँ बताओ, जो ये शशांक ने जो ये कान में लगा रखा है ना, ये ऐसा, और तुम सबने कानों में लगा रखा है, ये जो है ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है. शिवम कह रहा है मुझे तो सुन रहा है ना, इनपुट आ रहा है, इनपुट डिवाइस है. इसमें दोनों काम कर रहे हैं, तो आउटपुट इनपुट. इनपुट कैसे करता है, आउटपुट कैसे करता है दिवांशु? मैम इनपुट ऐसे है, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें माइक है तो वो इनपुट हो गया, ठीक है. और आउटपुट ये स्पीकर है तो वो आउटपुट हो गया. बट ऐसे लग रहा है कि कंटेंट सुन रहा है, तो सुन तो इन हो रहा है ना, तो वो इनपुट नहीं हुआ. हाँ नहीं हुआ पक्का? चलो ठीक है, सही है. हार्दिक, ऋतिक, सॉरी ऋतिक, हाँ जो कीबोर्ड रखा होता है ये कौन सा डिवाइस है? बाहर बाहर रखा हुआ है ना कीबोर्ड. बताओ कौन सा डिवाइस है, इनपुट की आउटपुट? आउटपुट. वेरी गुड, बाहर रखा हुआ डिवाइस है तो उसका मतलब आउटपुट हो गया. बहुत बढ़िया. और बताइए सांची. हाँ जी मैम. जो माउस बाहर रखा हुआ है वो कीबोर्ड के बगल में इनपुट है. हैं? मतलब कीबोर्ड बाहर रखा होगा तो वो आउटपुट हो गया, और माउस बाहर रखा हो तो वो इनपुट कैसे हो गया? इसने गलत बोला है. किसने गलत बोला है? ऋतिक ने. क्या गलत बोला है? कीबोर्ड इनपुट हुआ ना, कैसे? क्योंकि वो इनपुट देने में हेल्प कर, आउटपुट थोड़ी है वो, मतलब रिजल्ट थोड़ी आ रहा है वो. ओके ऋतिक, समझ में आया कुछ? तो इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम सिस्टम के अंदर इनपुट डालते हैं, और आउटपुट कौन से होते हैं? जो बाहर रिजल्ट आ रहा है, जिनके थ्रू रिफ्लेक्ट होता है. समझ आया? ऋतिक से क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा. जो हमारा मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर, बताओ वो क्या है, इनपुट की आउटपुट? आउटपुट है. अब आउटपुट कैसे हो गया? क्योंकि आउटपुट ही है, क्योंकि इससे बेसिकली अगर आप वीडियो, मतलब जो भी आप ये लाइव सेशन चल रहा है तो हमें दिख पा रहा है तो वो आउटपुट ही दे रहा है. अच्छा ठीक है. अच्छा एक बात तो बता, कौन बताएगा? खेमंत, दिनान बताए, इन दोनों में से कोई बच्चा बताएगा. जो ये प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर, ये प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट की आउटपुट? आउटपुट होगा. उससे प्रिंट निकाल लेते हैं ना अपन लोग. अच्छा तो प्रिंटर से प्रिंटिंग निकालते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुआ कि वो प्रिंट निकाल रहा था वो आउटपुट हो गया. आउटपुट क्यों हुआ ये बताओ. अगर स्कैनिंग का फीचर है तो इनपुट भी होता है उसमें. ओहो, ये तो बच्चा कहीं से पढ़ के आया है. ओहो वेरी गुड, ठीक है. अच्छा ऋतिक, लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं. और जो ऐसा गाने वाने चलते हैं ना, ऐसा स्पीकर में धम 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 धम, अभी होली पे चल रहे थे, वो स्पीकर क्या है, इनपुट की आउटपुट? आउटपुट है. क्यों? क्योंकि मतलब आउटपुट बेसिकली यही है ना कि जिससे चीज मतलब हमें शो हो रही हो, मतलब रिजल्ट हमें दिख रहा हो,
यही है आउटपुट का मतलब। ठीक है, हाँ यही है, ठीक है, तो डन फिर हाँ जी, डन है, सही जवाब, समझ में आ गया। अब एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको डिवाइस पूछे तो डिवाइस कौन सी है, ओके। तो ऐसा ना सोचे कि डिवाइस बाहर रखी है तो वो आउटपुट है, अंदर होगी तो इनपुट हो, ऐसा ना सोचे, ओके। ये सब एक भ्रम है। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, मन सा कर रहा था, पता नहीं क्यों। तुम कहो तो पूछ लेती हूँ, नहीं तो नहीं पूछती। बताओ, पूछ लो क्या, मेरा मन कर रहा था। बोलो बोलो बोलो, पूछ लो। जो ये एलसीडी की स्क्रीन होती हैं, ये बताओ इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट। मैम आजकल तो इनपुट का भी काम करती है। नहीं, आउटपुट है। इनपुट का भी काम करती है, स्मार्ट टीवी इनपुट हो जाता है। टच स्क्रीन वाला होगा तो इनपुट भी रहता है। रिफ्लेक्ट कर रही है ना आउटपुट वो। अगर वो जो काम करती है तब वो डिवाइस बन जाएगी, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि प्रिंटर है, अगर प्रिंटर से हम प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट बन गया, बट अगर उसी प्रिंटर से हम स्कैन कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। सेम वे वो टीवी हो गया। तो जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ही देखना पड़ेगा कि काम क्या कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग टिक मार्क लगा देना फिर, ठीक है। अब आपके पास कानों में है ये जो आप लगा के बैठे हो, इस टाइम इससे आप सुन भी पा रहे हो, उससे आप बोल भी पा रहे हो। तो अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है कि बताओ सुनने वाला जो फंक्शन है वो इनपुट है कि आउटपुट है, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। और अगर मैं बोलती हूँ कि बताओ बोलने वाला फंक्शन कौन सा है, तो क्या आएगा आंसर? इनपुट डिवाइस। और अगर मान लो हेडफोन बताओ कौन सा डिवाइस है, हेडफोन एज अ होल बताओ, तो क्या लिखोगे? आउटपुट। आउटपुट तो अगर दोनों आया तो बोथ ए एंड बी। हाँ, यहीं पर आता है हमारा एक प्रोवाइजो। हमारा प्रोवाइजो आता है एज पर स्टडी मटेरियल। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेडफोन इनपुट है कि आउटपुट है, तो आपने मान के चलना है कि वो हेडफोन पुराने जमाने के हैं जिसमें कि वो ऐसा लगा हुआ है और बोलने की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये वो वाला हेडफोन की बात कर रहा है, ठीक है। यही पे ट्विस्ट था। तुम्हें क्या लगा? एलसीडी स्क्रीन ट्विस्ट है, हेडफोन इज अ ट्विस्ट, ओके। समझ में आया अदनान? अगर एग्जाम में हेडफोन आया तो क्या लिखेगा, कौन सी डिवाइस है ये? ये मैम एज पर स्टडी मटेरियल जवाब देंगे। हाँ, क्या जवाब होगा? ये मैम इनपुट होगा आपका। वंश, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अदनान? उसकी बहन पढ़ा रही है, इसकी बहन पढ़ा रही है ना, है ना? हाँ। ओ ऐसा 2 क्लासें चल रही हैं यहाँ पे। ओके, शशांक डू द ऑनर्स। क्या बताना है मैम? इसको ये बताना है कि हेडफोन जो है हमें हम क्या लिख के आएंगे और क्यों। हेडफोन क्या लिख के आएंगे हम लोग? अगर मैम हेडफोन डिवाइस लिख के आएंगे। वाली चीज है तो वो इनपुट कहेंगे, एज अ होल की बात करेंगे तो आउटपुट कहेंगे। एज अ होल कहेंगे तो दोनों होगा। हाँ दोनों होगा। अच्छा, पर आईसीआई बोलता है आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट लिखेंगे। क्यों बोलता है ऐसे आउटपुट? क्योंकि वो पुराने जमाने के हेडफोन लेके पुराने जमाने में जिसमें कि सिर्फ हियरिंग का फंक्शन होता था, अभी अपडेट नहीं हुआ स्टडी मटेरियल। बात समझ आई? अदनान, अगर मेरे पास एक हेडफोन है उसमें सिर्फ सुनने का फंक्शन है, तो वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट। बात खत्म हो गई। और अगर मान लो उस हेडफोन के अंदर माइक भी है, तो वो क्या काम कर रहा है? वो दोनों काम कर रहा है, इनपुट का भी कर रहा है और आउटपुट का भी कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हेडफोन बताओ क्या है, तो क्या मान के चलेंगे? पुराने जमाने का हेडफोन है, उसमें स्पीक करने का माइक का फंक्शन नहीं है, और इसी वजह से वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। इज दैट क्लियर? मम्मी रे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे इतना चर्चा। सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है इनका, बाबा रे। चलो आ जाओ। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी कि प्रोसेस करने के लिए यूज होने वाले डिवाइसेस। 3 डिवाइसेस हैं, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स। सीयू का फुल फॉर्म क्या है सांची? कंट्रोल यूनिट। जो कि होती है तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तुम्हें कंट्रोल, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ओके, और एक होते हैं हमारे घर में पापा, जो क्या करते हैं? सेकंड काम। एएलयू फुल फॉर्म बताओ? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, इतना खर्चा हो गया, इतना इसकी शादी में लगेगा, इतना इसकी पढ़ाई में लगेगा, है ना? 2 यूनिट कौन कौन सी है सीपीयू की, बताओ?
CU and C. एंड ALU। CU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। बताओ वंश, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता होगा? कंट्रोल करने का होता होगा। आज जैसे वंश कभी कभी होता है एज ए यूजर ना, हम एक बारी में ना ऐसे 2-3 बार जगह क्लिक कर देते हैं, ये फोल्डर भी खोल, ये फोल्डर भी खोल, ये फोल्डर भी खोल, होता है। अब क्या होता है, हमारा CPU टेंशन में आ जाता है, अरे क्या फोल्डर खोले। यानी कि जब CPU टेंशन में आएगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो करेगा कंट्रोल यूनिट। वो बताएगा यूजर ने जिस पे पहले क्लिक किया तू पहले वो खोल, और यूजर ने जिस पे बाद में क्लिक किया तो उसको बाद में खोल। बात समझ आई? यानी कि क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? बताओ ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, चलो नेक्स्ट इज ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। बचपन से ही पढ़ा ना हम लोगों ने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज द अरिथमेटिकल एंड दिस इज लॉजिकल। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, लेस देन ग्रेटर देन। तो टोटल कितने फंक्शंस हैं? 10। 4 परफॉर्म करता है अरिथमेटिकल और 6 परफॉर्म करता है लॉजिकल, है ना? हाँ कि ना? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो 4 अरिथमेटिकल परफॉर्म करता है और 6 लॉजिकल परफॉर्म करता है। याद है, द एज ऑफ B is greater than एज ऑफ C। तो वो क्या, लॉजिकल क्वेश्चंस आते थे ना, जिनको कि आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, है ना? याद नहीं हो बचपन में पापा की उम्र बच्चे की उम्र से 10 साल बड़ी है। भाई साहब इतने क्वेश्चन सॉल्व करे वाले तो पूछो नहीं। और ऐसी एक बात बताऊं, जब भी पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो बताओ डेथ किसकी होती है? पार्टनर C की होती है। सी। पार्टनर C इज द वन जो हमेशा मरता है। हम मीम से बनते हैं फर्स्ट डे। हाँ, वादीपांशु तुम तो मीम्स भी देखते हो। चलो ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो आपको बताने के लिए जा रही हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने ना, सुनो, सिस्टम को ना कैलकुलेशन करने को दी। मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन ये रही, जरा इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर, ये मेरी कैलकुलेशन, ठीक है? देखो, जैसे ही मैंने कहा कि कैलकुलेशन को परफॉर्म कर, तुरंत क्या हो गया? तुरंत इसकी एक्टिविटी गोल हो गई। ये परेशानी में आ गया, टेंशन में आ गया। क्यों टेंशन में आ गया? ये देखो, कहता है कि भैया मैं कोई ऐसा इंसान थोड़ी ना हूं जो एकदम ही काम करके दे दूंगा। मैंने कहा मतलब? कहता है मैं भी तो स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ, इसने बोर्ड मास का रूल लगा के सॉल्व करना चालू किया। वंश, कैन यू एक्सप्लेन द इक्वेशन? इक्वेशन एक्सप्लेन करना मतलब लाइक पहले तो सबट्रैक्शन अप्लाई हुआ है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया एंड देन फाइनली एडेड टू 3। कहां पे अप्लाई हुआ? इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर। कैसे समझाने, कैसे फ्रेम करूं? आई विल डू। पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करे हैं बोर्ड मास का रूल लगा के, उसके बाद मैंने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है और आई गॉट दी 7 वैल्यू। अब जब मैं स्टेप्स परफॉर्म कर रही हूँ ना, तो मेरे पास में प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? स्टोरेज का। आप सभी लोगों के पास कैलकुलेटर है? फटाफट से लेके आओ, चलो जाओ लेके आओ। अब एक काम करो, मैं जो बोल रही हूँ ना वो करो, टाइप करो। चलो देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7। अब एक बात मुझे बताओ, जब आपने 13 डाला तो आपको लगता है कि 13 में 7 प्लस करने के लिए हमारे कैलसी के अंदर थोड़ी तो स्टोरेज होगी, तभी तो वो 13 को जो है वो कैप्चर कर पाया, वरना वो दिखा के खत्म कर देता। वो तब तक रहा ना जब तक आपने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। वो कुछ सेकंड्स तक रहेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए भी थोड़ी बहुत स्टोरेज चाहिए होती है। और प्रोसेसिंग करने के लिए जो थोड़ी बहुत स्टोरेज चाहिए होती है ना, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। मैंने दोबारा बोलना है, थोड़ी बहुत स्टोरेज।
क्या आप इस कैलकुलेटर के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी की कैलकुलेशन स्टोर कर सकते हैं? निकाल लीजिए, कर लीजिए ना। नहीं, इसीलिए सबसे लोएस्ट कैपेसिटी होती है इसकी। पता है कितना डेटा स्टोर कर सकती है रजिस्टर? पता है? पता है? नहीं, देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 कैरेक्टर, ओनली 4 to 8 कैरेक्टर्स, 4 to 8 कैरेक्टर्स, ओनली 4 to 8 कैरेक्टर, इतना ही स्टोर कर सकती है सिस्टम के अंदर। एंड 4 to 8 कैरेक्टर्स को अंग्रेजी भाषा यानी कि कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं 32 से 64 बिट तक, बस इतना ही कर सकती है ये। बात समझ आई? अच्छा, आपको पता है जब आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कनेक्टेड है ना, जरा आप अपनी कभी सेटिंग्स खोल के देखेगा, वहां पर आपको प्रोसेसर दिखेगा 32 बिट है कि 64 बिट है। खोल के देखना जरा इस क्लास के बाद, ठीक है? तो अगर आपका 64 बिट होगा यानी कि 8 कैरेक्टर तक का रजिस्टर है आपके पास, यानी कि ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें 8 डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हैं, दिखाएगा वो आपको, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अदरवाइज 32 बिट होगा जिसमें 4 कैरेक्टर आप रख सकते हो। 32 बिट इज इक्वल टू 4 कैरेक्टर। ओके, मैं दोबारा इस बात को डिफाइन करती हूँ। व्हाट आर रजिस्टर्स? रजिस्टर्स का मतलब होता है इतनी सी स्टोरेज जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग करने के लिए। क्या ये परमानेंट इन नेचर होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी होती है? बिल्कुल टेम्पररी इन नेचर होती है। तो बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हम रजिस्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ। मैं तो सोच रही हूँ तो स्टोर करता है डेटा को, तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में होना चाहिए। प्रोसेसिंग में क्या कर रहा है ये? मैम परमानेंटली थोड़ी स्टोर होता है, लाइक वो डेटा ही वो आगे चलता रहता है। तो क्या तुम Calculation. डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वो डिवाइस रखोगे जो टेम्पररी की जगह परमानेंट होगा? द आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं है। बताओ, ट्राई करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप इसके बगैर प्रोसेसिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? मान लो मेरे सिस्टम पे मैं एक फाइल को स्टोर करना चाहती हूँ, ठीक है? आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है? लगी हुई है, ओके। मैंने वो कंटेंट उसमें स्टोर करना है, ओके। तो अब अगर मान ले मैं हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं भी करती, मैंने बाहर से पेन ड्राइव लगा दिया, मैं उसमें स्टोर कर सकती हूँ? कोई दिक्कत है? परेशानी है? नहीं। बट क्या मैं प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द रजिस्टर्स। दैट इज व्हाई इट इज अ मैंडेटरी थिंग। ओके, गॉट इट? हालांकि इतना इन डेप्थ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्टोरेज करने की चीज है, प्रोसेसिंग में क्यों दे रखी है? यही कारण है। ओके, चलो। तो यानी कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस भी खत्म हो चुका है। अब लास्ट आता है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। आ जाइए। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बस ऐसा कोई बच्चा जिसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ना पता हो? रेज योर हैंड। जिसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ना पता हो, है कोई बच्चा ऐसा? सबको पता है ना प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? बताओ फिर, हमारी हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है? इसमें से देखिए कि बता रहे हो। सेकेंडरी। पता है कि नहीं पता है कि मैं बताऊं? जल्दी बताओ ना, पता है कि नहीं पता है? पता है। सांची ने बोला पता है। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी बताओ। पता है मैम। जिसको पता है रेज योर हैंड। सांची, शशांक, अदनान। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पता तो सोच के बता। प्राइमरी यानी कि नहीं मैम पता है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी आपसे तो क्या बुराई है। अरे वाह साहब, ऐसा आज तो डायलॉग ही कहाँ से छाट के ला रहा है, मतलब कि वाह। नहीं मैम, एग्जाम के पर्पस से नहीं पता, लाइक जनरली पता है, बट ओके, एग्जाम के पर्पस से। ओके, डेफिनेटली मैं एग्जाम के पर्पस से आपको बताती हूँ। सबसे पहला एग्जाम के पर्पस से मैं आपको बताती हूँ, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी,
यानी कि ऐसी मेमोरी जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो टाइप्स की होती है, आपको ही पता है, रैम और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ही क्या है, सेकेंडरी है यानी कि इसके बगैर काम चल सकता है, इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ओके, मैं कुछ बातों पे आपसे डिस्कशन कर लेती हूँ जिससे कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपका लेवल क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The very first thing lies in the word which is volatile in nature. Volatile in nature. What is the meaning of the word volatile? अगर मैं बोलूं कि मेमोरी volatile है, इसका मतलब क्या है? Like respect to changes, like मैम फ्लेक्सिबल। ये आपका लेमन आंसर है, right? As per computers, the memory is considered volatile. If कौन बताएगा? ट्राई करो। मैम वॉलेटाइल तो रैम है। हाँ, बट क्यों है? क्योंकि हम ये कहते हैं वॉलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही मान लो हमने सिस्टम को बंद किया, शट डाउन किया, तुरंत हमारा डेटा जो है अगर हमने सेव नहीं किया होगा तो वो उड़ जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि भैया हिलने का ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो वो कंटेंट हिलेगा ही नहीं, स्विच ऑफ कर लो, ऑन कर लो, ऑफ कर लो, ठीक है। जाती हूँ, आपने मोबाइल फोन उठाओ, चलो फटाफट चढ़ाओ, जल्दी रहो, फटाफट उठाओ, अपना वो ग्रुप निकालो जल्दी से। ग्रुप कौन सा है अपना? हाँ, जाओ फटाफट ग्रुप के अंदर। अब उस ग्रुप के अंदर फटाफट लिखो मेरे बारे में लिखो, मैम इज वेरी गुड, लिखो फटाफट, मैम का एक फटाफट एडजेक्टिव लिख दो, फटाफट लिखो। और लिख कर एक काम करना, लिख कर रुको, लिख कर एंटर प्रेस मत करना, लिख लो पर एंटर प्रेस मत करना, ठीक है। लिख लिया? डन, लिख लिया, चलो एंटर प्रेस मत करना। अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और ऑन कर देना, रीस्टार्ट कर दो, अब ऑन कर दो। अब जब फोन खुल जाएगा तो बता देना। मैम ऑन ही नहीं हो रहा। तो ऋतिक का फोन ऑन नहीं हो रहा था क्या? साची तुम्हारा भी नहीं ऑन हो रहा? नहीं, नो कमेंट्स। हाँ जी, हो गया ऑन? हो गया। जो आपने लिखा था वो है? जो आपने लिखा था ग्रुप पे जाओ, देखो कंटेंट है लिखा हुआ, टाइप है। बताओ, दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं ना, गायब हो गया ना? है मैम, है। अरे भैया स्विच ऑफ करके ऑन नहीं किया तुमने? स्विच ऑफ करके वही क्या मैम? नहीं है मैंने लिखा मैम इज वेरी गुड, अभी तक है। मैंने भी लिखा था मैम, और एंटर प्रेस नहीं करना था ना, एंटर प्रेस नहीं किया था, वो था अभी तक वो मैसेजिंग में, अभी तक वो डायलॉग बॉक्स पे और है। अब मैंने भेजा है ऑन करके। तुमने गलत किया, तुमने फ्लाइट तुमने गलत किया। नहीं, स्विच ऑफ किया था तब। ग्रुप रिबूट तो नहीं किया? फोन का फर्क होगा फिर। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी होती है। ढंग से स्विच ऑफ करके ऑन करो, रिस्टार्ट मार दो, चलो एक और बार कर लो, चलो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मेरा अच्छा सॉरी वो मैसेज गायब हो गया जो लिखा। हाँ, बंद करो, आप देख लो एक बार। हाँ, बंद हो गया, अब ऑन करूंगी। हाँ अब ऑन करना, फिर ऑन करके वो पासवर्ड ही मांगेगा तुमसे, फिर खोल लेना। बाकी बच्चे बताएंगे, इनके फोन का थोड़ा अलग हिसाब किताब है। तुम बताओ, तुम्हारा जो कंटेंट था, अगर तुमने एंटरप्राइज नहीं किया तो उड़ गया ना? यानी कि वो कैसी मेमोरी में सेव हुआ? वॉलेटाइल मेमोरी। बट अगर मान लो जो ये किंग अदनान ने लिखा है, मैम इज ऑसम, इसने एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करते ही ना कंटेंट पता कहां ट्रैवल हो गया?
कंटेंट ट्रैवल होके गया आपकी परमानेंट मेमोरी की तरफ, और जैसे आपने एंटरप्राइज किया परमानेंट मेमोरी में जाके वो सेव हो गया और आपका कंटेंट उड़ा नहीं। यानी कि ऐसा कंटेंट जो कि स्विच ऑफ करने से ऑन करने से क्या हो जाए, उड़े नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब भी ऑन हुआ है, मैं खोल रही हूँ। हाँ साथी ठीक है मैसेज देखो भाई Hi लिखा था। साहब है मैं मान नहीं सकती। पता नहीं फिर फोन का फर्क है। नहीं आपने तो व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग चेंज कर रखी है, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं। बट बाय डिफॉल्ट ही होना चाहिए था। चलो आगे बात करते हैं। वोल्टर नॉन वोल्टर का मतलब समझ में आया? ओके अब ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताया होता। अगर ये नहीं बताया होता तो मतलब यहाँ से चली जाती। ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, ट्रिगर पॉइंट। हाँ मैं चली जाती यहाँ से। और रोम का फुल फॉर्म बताओ। रीड ओनली मेमोरी। अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ। रैम वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल। ओके और डिफरेंस बताओ। रैम की स्पीड ज्यादा होती है, रोम की कम होती है। मेजर डिफरेंस बताओ। रैम को मॉडिफाई कर सकते हैं, रोम को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि आप हाँ, कंटेंट रीड कर सकते हो, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, है ना। चलो अपना फोन उठाओ, अबाउट फोन में जाओ, अबाउट फोन खोलो अपने फोन के अंदर, अबाउट फोन खोलो, ठीक है। वहां पे दिया होगा आपका रैम कितना है, 8GB 4GB जो भी है दे रखा है। अबाउट फोन में जाकर सांची फोन में देखते हैं अब क्या होता है। अगर इसके फोन में इतना जादू है करके दिखाए। अगर इसके फोन में इतना जादू है ना तो अब जो मैं कह रही हूँ करके दिखाए। अबाउट में जाके आ गया, अबाउट फोन में लिखा हुआ है, रैम कितना है मैम बताओ। इसका जाली आईफोन है मैम, इसका जाली आईफोन है। तूने लेके दिया था। ये तो झूठ बोलता मैम। खुलासा हो गया मैम। इसके फोन बस एक ही काम अच्छा करता है, इसके फोन में फोटो सही आती है। चलो ओके शर्माओ मत सांची, इट्स ओके फाइन। हाँ अच्छा बताओ फोन में लिखा है रैम कितना लिखा है बताओ। पता नहीं आता कहाँ से। 6GB रैम है कैपेसिटी लिखा हुआ है और प्रोसेसर लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ऑक्टा कोर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, स्नैपड्रैगन कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, ठीक है। तो एक काम करो, आपके को रैम मिल गया ना, रैम 6GB 4GB 8GB। अब एक काम करो, इसको 8GB हटा के 32GB कर दो, एडिट करो, जाओ 8GB हटा के 32GB कर दो। सांची तुम करो, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत जादूगर है ना। अपनी रैम हटाओ और 32GB कर दो रैम। मेरे को ये नहीं पता रैम कहाँ से शो होता है। वाह जनरल में जाके जाली फोन का ये तरीका है। हाथ मान बोलो, कर सकते हो भूल ऐसा? गया था। iOS में हिसाब अलग है मैम, ये सब स्नैपड्रैगन और ये सब नहीं है। इसमें वो है ना क्या बोलते रैम हैं, आपको दिखाएगा, दैट आई नो, बट रैम आपको दिखाएगा। हाँ अच्छा मुझे बताओ, कर सकते हो रैम चेंज? 4 का 32 कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्यों? रीड ओनली। क्योंकि ये आप सुनना ध्यान से सुनना, जो कंटेंट आप अभी पढ़ रहे हो अबाउट फोन का, ये कंटेंट जहां लिखा है ये भी तो मेमोरी खा रहा है ना, ठीक है। अब इस मेमोरी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसा कंटेंट है इसकी मेमोरी में जो सिर्फ रीड ओनली योग्य है, ओके। और पता है कौन डालता है कंटेंट? सोच के देखो, जो फोन को बनाता है। फोन को बनाने वाला इंसान कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। तो यानी कि रीड ओनली मेमोरी को एक्सेसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन किसके पास है? ओनली मैम एडिशन हो जाता है वैसे, फोन में नहीं, वैसे हो जाता है। हाँ वैसे हो सकता है, बट मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कंटेंट ऑलरेडी है इसके अंदर, उसको क्या करेंगे हम? उसको बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरर इसको क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। आप अगर अपने फोन में 4GB या 6GB का 32 बना पाते तो मैं कहती हूँ कि हम तो नया मोबाइल लेते ही नहीं। सारी मोबाइल की कॉस्टिंग किसके चक्कर में पड़ती है? अगर मैं 4GB, अगर मैं वेरिएंट देखूं ना 4GB का और 8GB का, उसमें कॉस्टिंग अलग आती है।
और अगर मेरे को मौका मिलता कि मैं इसको चेंज कर पाती तो शायद सभी लोग ये कर रहे होते बैठ के। बोलो हाँ कि ना? आईफोन वाले तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, उनको तो वैसे भी स्टोरेज कम पड़ती है। ऐसे कर लेते हैं सारा काम। चले आगे। ओके, सो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, और आपने ध्यान रखना रीड ओनली का मतलब क्या है, किसके पास इसकी एक्सेस है। ओके, और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। ओके, चलो अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ना ये चीज समझ में आएगी, पूरा डायग्राम आपको समझ में आएगा एंड आपको चीज समझ आएगी कि मेमोरी का मेन मतलब जो हम बात कर रहे हैं अभी तक उसका मेन एसेंस क्या है। ओके, चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या ऐसा आपने देखा है कि हमारे अगल बगल में कुछ परचून की दुकानें होती हैं जिनके यहाँ से आप मैगी लेके आते हो? देखा है? तो क्या होता है उनके दुकानों पे ना सामान रखे होते हैं, कुछ कंटेनर्स भी रखे होते हैं, आगे टॉफी चॉकलेट वगैरह भी रखा होता है, कुछ लड़ियां भी टंग रही होती हैं, चिप्स की, नटखट की, अंकल चिप्स की कुछ लड़ियां भी लटकी हुई होती हैं, है ना। और वो अपना सामान जो है ना, थोड़ा बहुत जो होता है सामान जो होता है वो अपन थोड़ा सा वो सामान अपने दुकान पे रखता है। बट अदनान तुमको पता है अगर मेरी दुकान है ना तो ऐसे तो है नहीं कि मैं सामान उतना ही लाऊंगी जितना कि मेरे को दुकान पे जरूरत है। मेरे तो कट्टे कट्टे आते हैं। अगर मैं चीनी बेचती हूँ तो मैं तो 100 किलो का पूरा बोरा लेके आती हूँ, ठीक है, और 100 किलो के बोरे को कहाँ रखती हूँ? गोडाउन के अंदर रखती हूँ। अब मुझे पता है कि 100 किलो के बोरे में से मेरी पर डे की सेल 10 किलो है, तो मैं क्या करूंगी? 100 किलो में से रोज क्या करूंगी? 10 किलो आगे लेके आऊंगी फ्रंट एंड पे, यानी कि अपनी दुकान पे, और उसको बेच दूंगी। यही होगा, यही होगा। तो सुनना ध्यान से, जो हमारा सामान गोडाउन में रखा हुआ है, जो हमारा सामान गोडाउन में रखा हुआ है, वो कैसा सामान है? जिसको कि हमें डायरेक्टली असेस नहीं करना, जिसको कि हमें डायरेक्टली असेस नहीं करना। हम कौन? हम कस्टमर। हम तो डायरेक्टली वो असेस करेंगे ना जो दुकान के फ्रंट एंड पे गिवन है। बोलो हाँ कि ना? है ना। चलो, ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू। शॉपकीपर कह रहा है अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि मेरे काम में नहीं आने वाला तो मैं इसको कहाँ डाल दूंगा? पीछे गोडाउन में डाल दूंगा। जो बेटा वो गोडाउन है ना, दैट इज अ परमानेंट मेमोरी, दैट इज अ परमानेंट मेमोरी, जिसको कि आप क्या बोलते हो? हार्ड डिस्क। क्या बोलते हो? हार्ड डिस्क। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई सामान आप गोडाउन से एक्सेस करवाना चाहते हो, आप गए, मैंने कहा भैया वो मेरे को कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो, ठीक है, उसको लगा था कि पर डे की 10 बोतल सेल होती है, ठीक है, बट उसकी 10 बोतल सेल हो चुकी है। मैं गई, मैं कहा भैया प्लीज दे दो, भैया प्लीज दे दो, भैया हमारे घर में पार्टी है, भैया 3 बोतल चाहिए। तो भैया बोलते अच्छा रुको, क्या करता हूँ? गोडाउन से लाता हूँ फिर आपको देता हूँ। यानी कि अगर आपको किसी डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा जो कि परमानेंट मेमोरी में स्टोर है, तो आपको उसको फ्रंट एंड एक्सेस करके फिर वहां तक जा सकते हो। और फ्रंट एंड पे जो ये तब से मैं बोल रही हूँ, ये जो छोटी सी दुकान है, ये जो स्पेस है, इसका नाम है रैम। इसका नाम क्या है? रैम। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। इसीलिए हमारी हार्ड डिस्क इतनी बड़ी होती है गोडाउन की तरह, और रैम क्या होती है? छोटी। रैम क्या होती है? छोटी। अब आप देखते होंगे कि रैम आपकी 8 GB की है और हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की है, तो बताओ हार्ड डिस्क बड़ी क्यों है? वो गोडाउन है और उससे सामान ला के कहाँ रखते हैं? रैम के अंदर। इसका मतलब ये है कि कल को अगर मेरे को कोई फाइल खोलनी पड़ जाए, यानी कि कोई सामान शोकेस करना पड़ जाए, तो उसके लिए मेरी रैम इतनी होनी चाहिए सफिशिएंट कि वो सामान खुल जाए। अब अगर मेरी दुकान पे अप्रोक्सीमेटली, ध्यान सुनना, अगर मेरी दुकान का साइज जो है वो 6x6 है, अगर मेरी दुकान का साइज 6x6 है, तो क्या मैं 8x8 का बेड ला सकती हूँ? नहीं ला सकती, बिल्कुल नहीं ला सकती। मैं 8x8 का फर्नीचर ला सकती हूँ? मैं नहीं ला सकती। यानी कि हमारा सिस्टम हैंग कब करता है? हमारा सिस्टम हैंग कब करता है? जब दुकान हमारी छोटी होती है और काम हम उससे बड़ा कराते हैं। इसीलिए फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर हैंग की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो ये छोटी दुकान है, इस छोटी दुकान वाले को ये भी पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कस्टमर ना हर 2 मिनट बाद मांगने की लगता है। जैसे कि मान लो मैगी का वो पैकेट है, मसाला पैकेट, मैगी का मसाला पैकेट
छोटी छोटी चॉकलेट, टॉफी, बच्चे ना हर 2 मिनट बाद आ जाते हैं, 1 रुपए की 2 टॉफी दे दो, है ना। सत्य कह रहा है मैम 1 रुपए की 2 तो आपके जमाने में आती होंगी, हमारे जमाने में 2 रुपए की 1 आती है। ओके चलो, तो ये सारा सामान ना उसने वहां रखा हुआ है, यानी कि वो जानता है कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि कस्टमर बार बार एक्सेस करना चाहता है ना, बार बार एक्सेस करना चाहता है। तो ऐसा सामान कहाँ जाके स्टोर होता है? कैशे मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी के अंदर? कैशे मेमोरी के अंदर। अपने मोबाइल फोन खोल उठाओ, और अगर आपने देखा हो अभी आपने स्विच ऑफ ऑन किया है, अगर मैं भी फेसबुक खोलूं, मैंने फेसबुक खोला, दिस इज माय फेसबुक, मैंने फेसबुक खोला, ओके, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने व्हाट्सएप खोला। अब देखो ये व्हाट्सएप खोला, ये खोला, सब यहाँ पर आ गया। ये कैसी फाइल्स हैं जो कि मैंने जस्ट अभी एक्सेस करी। तो ये कहाँ पे स्टोर होती है? ये स्टोर होती है कैशे मेमोरी के अंदर। कहाँ स्टोर होती है? कैशे मेमोरी के अंदर। बट आपने भी चीज देखी होगी कि कैशे मेमोरी के अंदर कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने अब नेक्स्ट इंस्टाग्राम खोला, तो जो हमने सबसे पहली चीज खोली होगी ना वो खत्म हो जाएगी, लेटेस्ट चीज रखता है वो, देखा होगा आपने, क्योंकि कैशे मेमोरी का साइज ना इत्तू सा है। तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी? परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। उससे छोटी कौन सी? रैम। उससे छोटी कौन सी? कैशे मेमोरी। अरे सबसे छोटी सी है बिल्कुल, जो भी पैदा हुई थी 4 से 8 कैरेक्टर वाली, वो कौन सी है? रजिस्टर्स को 2 जगह हमने प्लेसमेंट दी। हमने कहा प्रोसेसिंग के लिए भी यूजफुल है, तो वहां भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी फॉर्म होके आ सकता है। अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो क्या ये स्पेस बढ़ रहा है? इट इज इंक्रीजिंग, यस और नो? बढ़ रहा है स्पेस, है ना। प्रोसेस रजिस्टर्स मैं बोलती हूँ, जैसे मान लो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी 1 TB हो गया, ये GB में होता है। कैशे मेमोरी आपकी MB में रहती है, और ये तो आपके KBs में रहते हैं रजिस्टर्स। सॉरी, तो बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो अब ध्यान रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आप बाजार में वंश जाते हो और आपको रैम खरीदनी है, रैम इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और ऋतिक जो है, ऋतिक कहता है कि मैम मेरे को मेरी हार्ड डिस्क इंक्रीज करनी है, मेरे को हार्ड डिस्क खरीदने के लिए जाना है, मेरे को ना 500 GB कम पड़ रहा है, मुझे ना 500 GB और खरीद के 1 TB करना है, ठीक है। तो ऋतिक जाता है दुकान पर, वंश जाता है दुकान पे। वंश जा रहा है प्राइमरी मेमोरी खरीदने के लिए, ऋतिक जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी खरीदने के लिए। अब बात करते हैं कि महंगी कौन सी होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो चीज जितनी छोटी उतनी ही सुनहरी, यानी कि उतनी ही कॉस्टली। यानी कि अगर मैं रजिस्टर्स खरीदने के लिए जाऊंगी सबसे महंगे आएंगे, और अगर मैं जाऊंगी हार्ड डिस्क खरीदने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी खरीदने के लिए, तो वो कम पैसे का पड़ेगा। तो बताओ वंश बाजार में जाके जब रैम खरीदेगा और ऋतिक बाजार में जाके जब हार्ड डिस्क खरीदेगा, तो बताओ किसका सामान महंगा आएगा? मेरा। बात समझ आई? अब कभी भी वो कंपैरिजन डाल सकता है, कभी भी वो क्या कर सकता है? कंपैरिजन डाल सकता है। इवन ए कंपैरिजन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी में डाल सकता है, वो कंपैरिजन रजिस्टर वर्सेस सेकेंडरी में डाल सकता है, उसकी मर्जी। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? अदनान समझ आ रहा है बेटा? तो कॉस्टिंग क्या है बेटा? जितनी छोटी मेमोरी है ना, उतना ज्यादा वो चीज हैवी होती है, उतनी ज्यादा हैवी प्राइस्ड होती है। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट में लिखने के लिए मेरे नोट्स में भी है, आगे आपको स्टडी मैप में भी दिखेगा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन है, ये देखो डिफरेंस बिटवीन है ये सारे। ये आगे आपका रैम वर्सेस रोम, और ये आगे आपका प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। तो ये आपने ढंग से पढ़ लेना है, ये आप छोड़ सकते हो, इसका डिफरेंस बिटवीन ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेमोरी के रेस्पेक्ट में, मैं चाहती नहीं थी मेरे क्लास कोर्स में इतना अच्छे से समझाना नहीं था, एग्जाम्पल देना नहीं था, बट लुकिंग टू योर लेवल मुझे लगा मुझे समझा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लेवल नहीं था। ओके हाँ जी, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे 5 कंपोनेंट थे। पहला कौन सा था? पीपल, खत्म। दूसरा कौन सा था? हार्डवेयर, खत्म। मीटिंग हाँ कर रही हूँ। तीसरा कौन सा था? सॉफ्टवेयर, खत्म। चौथा कौन सा था? डेटाबेस रिसोर्सेज, लेफ्ट। एंड लास्ट इज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, डन।
जाओ, जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे आपको करने में आपके डेटा रिसोर्सेस. मुझे सिर्फ मार्क कराना है इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट, बस, नॉट दैट मच. तो यहाँ पर आते हैं डेटाबेस रिसोर्सेज के ऊपर. मैं आपको मार्क करा रही हूँ तो क्या करके जाना है. ओके, यहाँ पर आपको एक ये करके जाना है. ये 2 तरीके के मॉडल्स हैं, ये करके जाने हैं. ओके, और ये करके जाना है बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा. ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी, ये करके जाना है. बस इतना ही करके जाना है अपने. जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप इसको कैसे करके पढ़ेंगे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ. जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ऐसा सोचिए कि आप डेटा को उठा के कहाँ रखते हैं. डेटाबेस बोलते हैं आप उसको. बस डेटाबेस सोच के आप सारी चीजें पढ़ेंगे. मॉडल का मतलब है डेटा को स्टोर करने के तरीके क्या है, कैसे मॉडल से हम स्टोर कर सकते हैं. हम आज की डेट में, जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है, मैं एक वर्ड में भी फाइल बना सकती हूँ, वर्ड फाइल बना सकती हूँ, मैं एक एक्सेल फाइल बना सकती हूँ, मैं एक पाई चार्ट बना सकती हूँ, यानी कि मैं कंटेंट लिख सकती हूँ, मैं एक टेबल फॉर्म में बना सकती हूँ, मैं डायग्राम बना सकती हूँ. तो सिमिलरली अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो मैं कंटेंट लिख के कर सकती हूँ, टेबल बना के कर सकती हूँ, पाई चार्ट बना के कर सकती हूँ, मेरी मर्जी. तो वो थे आपके मॉडल्स. ठीक है, 2 मॉडल इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा, आ सकते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट इज आपका क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग डेटा वेयर हाउस. आसान है, रीड कर लेना. डेटा जब भी जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, तो आपने देखा होगा जब आप फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो 10 साल बाद वापस दिखाता है कि आपने 10 साल पहले ये फोटो अपलोड करी थी, है ना. क्योंकि जब भी डेटा जाता है किसी भी डेटाबेस के अंदर, उस पर लगती है टाइम स्टैम्प लगती है. ये अच्छा, ये डेटा इस डेट का था, इतने बजे अपलोड हुआ था. तो डेटा इज टाइम वेरिएंट. हिस्टोरिकल डेटा ही अपलोड होता है. जो आप सोचते हो वो अपलोड नहीं होता, जो आप कर चुके होते हो हमेशा वो अपलोड होता है. हिस्टोरिकल डेटा अपलोड होता है. ऐसे करके डेटा के बारे में उसने बातें बोली हैं. तो दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ओके मैम, मॉडल्स इसके 4 नहीं है और 4 हैं, 2 इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो लास्ट के 2 हैं. आपके 4 मॉडल्स हैं. 2 पहले के ट्रेडिशनल हैं, 2 बाद के मॉडल हैं. जो ट्रेडिशनल वाले हैं वो एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में सिर्फ मॉडर्न वाले आते हैं. और क्योंकि वो ट्रेडिशनल है तो उनको ट्रेडिशनल इसलिए बोला गया क्योंकि अब वो इस्तेमाल में ही नहीं आते. यानी कि अब हम डेटा को स्टोर करने के लिए इस तरीके को ऑप्ट ही नहीं करते हैं. ओके, इसीलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ लास्ट के 2 पढ़िएगा जिसमें कि टेबल फॉर्मेट में आप कंटेंट को स्टोर करते हो. और अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करने हैं. आ चुके हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज आ चुका है. बिग डेटा का मतलब क्या है? बिग डेटा का मतलब है, सुनो, इतने सारे बैंक हैं, इतने सारे कोचिंग वाले हैं, इतने सारी दुनिया है, ई कॉमर्स वाले हैं. जब ये सारा डेटा एक जगह चला जाएगा तो वो क्या बन गया? बिग डेटा. समझ रहे हो? मतलब हर सारा सबका, सारी कम्युनिटीज का, तुम्हारा, मेरा, बैंक वालों का, कोचिंग वालों का, सबका डेटा मिला दूंगी तो वो क्या है? बिग डेटा. और जब मैं उस बिग डेटा से अपने लिए कुछ सामान निकाल दूं, जैसे मैंने कहा अरे वाह, अशर राय की शादी कब हुई थी, आलिया भट्ट पेटेंट कब हुई थी, तो ये सामान क्या किया आपने? कहां से निकाला? बिग डेटा के अंदर से निकाला. तो उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग. क्या कहते हैं? डेटा माइनिंग. डेटा को निकालना, खोदना, डेटा माइनिंग. ओके, सो डेटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम के लिए ए नंबर क्राइटेरिया पे नहीं है. बट द पॉइंट इज, जो भी मैंने आपको कराया है अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा. देवांश क्या कह रहा है? मैम प्लीज एक बार दोबारा दिखा दो जो मार्क कराया, मुझे पेज नहीं मिला. किसके पास हैंडमेड नोट से प्लीज मार्क करा दो देवांश को. मैम, वो जो बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग ये भी आ चुका है. ठीक है मैम, हमने जो 2 इम्पोर्टेंट डेटा मॉडल बोले थे, दैट्स रिलेशनल डेटाबेस एंड वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ODBMS, यस. ओके.
देवांश 3.19 एंड 3.20 उसमें है वो दो डेटा मॉडल्स। एंड दैट क्राइटेरिया एक मैम ने बोला था वो 3.25 है। और क्या बोला? Okay. And with this, the crash course come to an end. Further, जो भी टॉपिक रह गया है पार्ट डी, अगर मेरा किसी और बैच में चलेगा मैं आपको वहां इनवाइट कर लूंगी अगर आपको लाइव पढ़ना होगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिएगा अगर आपको फिनिश करना होगा तो। और अगर आपको पार्ट बी छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैं अभी आज 9 मार्च है, मैं आपको 2 वीक्स के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी जारी करूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आ जाएगी। तो अगर आप अपनी तैयारी भी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो देख लेना कि वो उस लिस्ट में ना हो बस। ओके, बस इतना कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट काफी एज द वर्ड इज इम्पोर्टेंट, तो काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो आप उसको करके जाइएगा।